आया रे आया नाइट्रो वी वी वी। तू कैमरा ऑन कर, सास बहू की सीरियल में होता है ना वी वी या 5 कुछ भी कह लो। भाई साहब इतनी ज्यादा हाइप थी ना इस लैपटॉप की, क्या ही बताऊं। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था मेरा पर उस वक्त ला नहीं पाया हम जुगाड़। बहुत कोशिश की थी मैंने बट कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गए पर फाइनली आ चुका है। खोल लें फटाफट। तो जैसा बॉक्स है ये आया, इस पे है अपना नए वाला नाइट्रो का लोगो और ये खुलता है। ओ भाई, एक निकलती पावर कोड, वही नॉर्मल वाला प्लग है जो। एक निकलता अपना काफी ज्यादा क्यूट सा छोटा सा अडेप्टर 135 वोल्ट्स का मोटी पिन वाला। देन निकलता है लैपटॉप, इसको साइड में रखते हैं। और कुछ पुस्तकें, पढ़ाई शढ़ाई हम छोड़ चुके हैं, काश ऐसी हमारी एक्स होती। फाइनली चमकता धमकता काला और तगड़ा लैपटॉप। भाई इस बार जो ये डिजाइन किया ना ये सर ने, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई। और ये नए वाला नाइट्रो का लोगो मुझे बहुत तगड़ा लगा, पूरी फुल गेमिंग फील है भाई। तो अपने पास जो वेरिएंट है इसमें है i5 13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स है इसमें। ग्राफिक कार्ड है इसमें 6GB का RTX 4050। ये सुन के खुश हो गए है ना। पर ये 75 वोट TGB के साथ आता है, फुल फ्लेजेड 140 वोट नहीं है। और इसमें एक 3050 वाला वेरिएंट भी आता है जो इससे कंपैरेटिवली सस्ता है, तो उसका भी मैं ट्राई करूंगा रिव्यू लाने की। सारे डब्बे खोल देंगे, कमेंट करके बताना अगर रिव्यू चाहिए तो। सिर्फ तुम्हारे कमेंट पे डब्बे खुलेंगे। रैम इसके अंदर 16GB की DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज वाली सिंगल चैनल और ये 32GB तक अपग्रेडेबल है। एक स्लॉट खाली है, मतलब 16 लगी हुई है, 16 का और लगा और पैक कर दो लैपटॉप। और स्टोरेज है 512GB की Gen 4 SSD। रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो और Gen 4 के हिसाब से स्पीड्स ठीक है, मैक्स आउट तो नहीं है पर Gen 4 वाली स्पीड तो है भाई। और हाँ अपग्रेडेबल है, एक स्लॉट और मिलता है इसके अंदर हमें, बट पर स्लॉट कितनी अपग्रेड हो जाएगी उसका कहीं पर मेंशन नहीं था, पर मेरे हिसाब से 1 TB तक तो हो ही जाएगी। कनेक्शन बनाने के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 है। भाई तो चमक देख रहे हो इसकी। ये देख के अगर मन कर रहा है ना लेने का तुम्हारा, तो एक बढ़िया जगह बताता हूँ। अगर तुम दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद से हो तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। वहां पर तुम्हें गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप खरीदना हो तो सब मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप वहां पर अवेलेबल है। किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो और फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। और भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब अगर लुक्स की बात करें तो अपर लिड तो बहुत ही खतरनाक है, इसकी पूरी गेमिंग फील है भाई। पर ये है पूरा प्लास्टिक बिल्ड में और मैट फिनिश में आता है। जहर लुक है भाई। नीचे से पूरे वेंट्स वगैरह देख सकते हो, सारे वेंट्स खुले हैं भाई। और यहाँ पूरी अपनी हीट सिंक दिखती है और दोनों फैन भी दिख रहे हैं। नीचे वाला भी पूरा पार्ट अपना पॉलीकार्बोनेट में है। और ये 2 डाउन फायरिंग स्पीकर लगे हुए हैं इसके। बाकी एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर है अपने, तो यहाँ से आएगी सारी हवा बाहर। और यही एग्जॉस्ट फैन डिस्प्ले के पास यहाँ पर हिट करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना डाउट आता रहता है कि कहीं डिस्प्ले पे कोई हार्म तो नहीं करेगा। भाई कोई दिक्कत नहीं आती। इनकी एस्पायर सीरीज में भी सेम यही पर होती है सारी चीजें, तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं फेस हुई आज तक किसी को। अगर हुई भी हो तो कोई कमेंट कर देना, पर मेरे एक्सपीरियंस में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी अंदर की लुक तुम देख सकते हो कैसी है, पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आता है भाई, एकदम तगड़ा सा लगता है। अपर लिड को अगर छोड़ देना तो पूरी लुक इसकी एस्पायर सीरीज जैसी है, जैसा अपना एस्पायर 5 और एस्पायर 7 आता है। चाहे वो टच पैड हो या फिर ये कीबोर्ड वाला लेआउट हो, इवन अपना बैक वाला पूरा हिस्सा। मैं इसे इंस्पायर तो नहीं कहूंगा, यूं समझ लो कि पूरा ही उसकी चेसी उठा ली गई है। पर ये एस्पायर सीरीज से ऊपर है परफॉर्मेंस और हर चीज के अंदर, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। एकदम गेमिंग लैपटॉप वाली चीजें डाल रखी है। बट जो अपनी फुल फ्लेजेड नाइट्रो सीरीज आती है ना, उससे कम लेवल मान सकते हो, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप कह सकते हैं। जैसे अपनी Asus की Zephyrus सीरीज आती है या फिर टफ सीरीज में टफ डैश सीरीज आती है, तो ये वाले लैपटॉप लाइट वेट होते हैं और परफॉर्मेंस पूरी गेमिंग लैपटॉप जैसी निकाल के देते हैं। और इसके जो पंख है ना भाई, पूरे नाइट्रो सीरीज वाले पंख है, बहुत ज्यादा लाउड है। अगर तुम मैक्स पे कर दोगे ना 7000 RPM पे तो अच्छी खासी नॉइज करते हैं। बट अगर तुम हल्के फुल्के काम करते हो तो आइडल रहते हैं, तो इतना ज्यादा शोर नहीं करते। बट हाँ गेमिंग करते वक्त तो भाई तेज हो जाते हैं और आवाज भी अच्छी खासी आती है। फिर बाकी एक हाथ से हम ओपन करना चाहे तो आराम से हो जाता है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है एंड एलिवेटेड डिजाइन है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा लीड ऊपर करते हैं तो ये नीचे वाला पार्ट अपना एलिवेट हो जाता है एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए। और कुछ इतना इंक्लाइन ये हो जाता है 140 डिग्री के आसपास। बाकी हिंज की क्वालिटी भी जबरदस्त है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड वॉबलिंग देख सकते हो बिल्कुल ना के बराबर है भाई। एंड फ्लेक्स की बात करें तो हल्का फुल्का फ्लेक्स अपर लिड में है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही नेग्लिजिबल सा है, ना बराबर। बाकी ओवरऑल बिल्ड इसकी बहुत ज्यादा सॉलिड लगी मेरे को। एस्पायर सीरीज से कंपैरेटिवली ज्यादा तगड़ी बिल्ड में है और वो चीज तुम्हें फील भी हो जाएगी। नाइट्रो का नाम बरकरार है। एंड अगर वेट की बात करें तो कुछ 2.1 kg के आसपास का इसका वेट है। और नाइट्रो सीरीज भाई 2.5 किलो के आसपास होती है, तो उससे काफी ज्यादा हल्का है ये। अंदर का डिजाइन भी देख सकते हो, लेफ्ट और राइट साइड पे अपने स्टिकर्स और ब्रांडिंग वगैरह है। सेंटर में आता है अपना टच पैड और ये फुल्ली टच है। एंड क्लिक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो फीडबैक बढ़िया मिलेगा। ऐसे गद्दे वाली फीलिंग आती है, तो कोई खटखट वाली चीज नहीं है। क्वालिटी वाइज बढ़िया है और साइज में भी अच्छा खासा बड़ा है।
टच पैड। बाकी कीबोर्ड भी इसका मेरे को बढ़िया लगा, बिल्कुल सेम एस्पायर जैसा कीबोर्ड है। व्हाइट कलर की बैकलाइट आती है और 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ। कीबोर्ड की ब्राइटनेस थोड़ी सी मुझे कम लगी कंपैरेटिवली, क्योंकि यार एक तो ये ब्लैक कीबोर्ड है तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ब्राइट होना चाहिए था लाइटों को। ये बिल्कुल उतनी ब्राइटनेस है जितनी एस्पायर सीरीज में आती है, तो या तो ये सेम कीबोर्ड छाप दिया, अंधेरे में यूज करोगे तो कमी नहीं लगेगी। बाकी कीबोर्ड का टेक्टाइल फीडबैक आता है एंड कीज प्रीमियम तो लगती है, तो टाइपिंग वाइपिंग वाले कोई भी काम करो, प्रोग्रामिंग वगैरह मस्त हो जाएगा सब। बाकी फंक्शन कीज पर भी यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं हमें। एक नाइट्रो सेंस के लिए डेडिकेटेड बटन भी है। बाकी यहाँ अप डाउन एरो की थोड़ी सी मुझे छोटी छोटी लगी, पर ठीक है, आदत पड़ जाएगी फिर दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें नहीं मिलता। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास पावर इनपुट का पोर्ट, एक RJ45 लैन पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट, एक अपना USB-C थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ। तो डिस्प्ले आउटपुट, पावर डिलीवरी एंड डेटा ट्रांसफर सब चीजें सपोर्टेड है। और थंडरबोल्ट 4 है तो 40 Gbps तक की ट्रांसफरिंग स्पीड मिल जाएंगी। बट एक चीज ध्यान रखना, वो सब ना थंडरबोल्ट केबल से ही पॉसिबल है, अदरवाइज तुम्हें नॉर्मल स्पीड ही मिलेगी जो नॉर्मल केबल होती है उससे। बाकी थंडरबोल्ट 4 की केबल तो पता ही होगा तुम्हें कितनी महंगी है। राइट साइड पे केंजिंगटन लोग है और एक एग्जॉस्ट वेंट भी दे रखा है राइट में भाई, एक USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। बाकी डिस्प्ले आउटपुट सपोर्टेड है, टाइप C से लोगे तो इंटीग्रेटेड GPU से होता है एंड 4K 60 तक सपोर्ट कर लेता है, और HDMI से लेते हैं तो डेडिकेटेड GPU से आएगा, ये भी 4K 60 तक सपोर्टेड है एंड 2K 165 Hz भी सपोर्टेड है अपने HDMI वाले पोर्ट से एंड अपने टाइप C पोर्ट से भी सपोर्टेड है। बाकी 4K के अंदर मेरे पास 60 Hz से ऊपर का था नहीं कुछ, तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया। बाकी डिस्प्ले के अंदर 15.6 इंचेस की फुल HD 1080p वाला IPS एंटी ग्लेयर पैनल, रिफ्रेश रेट है इसका 144 Hz का एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, 62.5% sRGB के इक्वल है। तो वही नॉर्मल सी डिस्प्ले है जैसी हर गेमिंग लैपटॉप में मिलेगी तुम्हें। बजट वाले अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो भाई 90,000 1 लाख तक जाना पड़ता है, तो इसमें कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर पाओगे। बाकी नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन करना हो या कोई भी काम करना हो, तुम्हें उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत ही सही लगने वाली है, वो सब बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाइट्रो की डिस्प्ले अच्छी ही होती है, कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें। बाकी अगर 100% ही चाहिए तो एक फ्यूचर में मॉनिटर लेके काम चला लेना, पैसा पूरा तुम्हारे पास, अपने सब्सक्राइबर हो यार तुम। बाकी वेबकैम है इसमें 720p वाला, तो कुछ ऐसी अपने वेब कैमरा क्वालिटी जैसी भी लगे देख लो भाई। माइक भी इसी का यूज हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर दिया जाए, नॉइज कैंसिलेशन देख ली जाए। वैसे क्या ही कैंसिल होगा, पंखा इसी तो वैसे ही नहीं चल रहा, सर्दियों का मौसम है। बाकी 2 वॉट्स के आउटपुट वाले 2 स्पीकर है, 2 वॉट्स के 2 स्पीकर है। तो स्पीकर की क्वालिटी तो बढ़िया है भाई, नो डाउट, एंड अच्छे खासे लाउड है। तो अकेले में अगर कोई काम वाम कर रहे हो, ज्यादा शोर नहीं है तो बढ़िया लगेंगे। बाकी अगर ऑलरेडी शोर है ना रूम में तो थोड़े कम लाउड लग सकते हैं, एवरेज से ऊपर मान सकते हो। एंड कोई डिस्टोर्शन मुझे फील नहीं हुआ। बाकी DTS:X का सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट है इसमें, तो उसके अंदर जाकर के अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। गेमिंग के लिए भी इसमें काफी सारे मोड्स वगैरह दे रखे हैं। बाकी इक्वलाइजर भी है अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, तो ट्वीक करना हो अपने हिसाब से, ट्यूनिंग बिठानी हो, सब हो जाएगा। और 57 वोट आवर्स की बैटरी दे रखी है इसमें। मैंने इसे जितना भी टेस्ट किया 50-60% ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके बैटरी सेवर ऑन करके और हल्के फुल्के काम करोगे तो 2 से 3 घंटे का बैकअप दिया इसने। 2-2.5 घंटे से ज्यादा एक्सपेक्ट ना ही करो तो ही अच्छा है, मैक्सिमम 2.5 घंटे का मिल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप है यार, क्या करे। और इसमें मक स्विच भी नहीं दे रखा, जो कि बजट के हिसाब से ठीक है, मैं ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा। इतना कुछ दे दिया तो ज्यादा डिमांडिंग नहीं बनना चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक लगा मुझे। तो ये अपने नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बढ़िया सा नाइट्रो वाला लोगो आ जाता है। यहाँ पर सिनेरियो प्रोफाइल में यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वगैरह बना सकते, फैन स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर सारे स्टैट्स दिखा देगा, जीपीयू के, सीपीयू के, रैम वगैरह के। ऐप शॉर्टकट के अंदर यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो सारी एप्लीकेशन वगैरह दिखा देगा हमें। यहाँ से अपने परफॉर्मेंस मोड कंट्रोल हो जाएंगे, क्वाइट, बैलेंस और परफॉर्मेंस। एडवांस सेटिंग्स के अंदर ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो जब तुम यूज करोगे सारी चीज अपना समझ जाओगे। अब देखते हैं इसमें कितनी ताकत है, तो कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करें। सिनेबेंच R23 का स्कोर देख सकते हो, गीकबेंच 6 का स्कोर कुछ ऐसा आया था, क्रॉसमार्क, पीसी मार्क 10 और ग्राफिक्स के लिए 3D मार्क टाइम स्पाई। तो स्कोर्स तो इसमें बहुत ही सही आ रहे हैं सारे, मतलब इन्हें देखकर मैं यूं कह सकता हूं कि तुम्हें एक फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप वाली परफॉर्मेंस तो ये देगा, नो डाउट। बाकी जो i5 13500H आता है फुल फ्लेजेड वाला, उससे कंपेयर करें तो उससे स्लाइटली कम ही मिलेगी परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें भाई नंबर ऑफ कोर्स और काफी सारी चीजें फालतू दे रखी है। बाकी 70-80,000 में ज्यादातर हमें i5 12450H के लैपटॉप्स मिल रहे हैं इस वक्त पे, और 12500H वाले जैसे कि अपने लोक वगैरह हमने रिव्यू भी किए थे, तो उनके कंपेयर में ये वाला प्रोसेसर डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि ये नई जनरेशन भी तो है। अगर समझ नहीं आ रहे तो प्रैक्टिकली बताऊं, स्टूडेंट वाइज इसमें तुम कोई भी काम कर सकते हो, प्रोग्रामिंग करनी हो, कोडिंग करनी हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, ब्राउजिंग करनी हो, अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल करना हो तो भाई वो सब चीजें तुम्हारी बहुत ही सही अच्छे लेवल में हो जाएगी, कोई उसमें रुकावट नहीं है। बाकी प्रोडक्टिविटी करते हो तो फोटो एडिटिंग हाई लेवल कोई भी मस्त एकदम। वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने 4K 60 वाला प्रोजेक्ट रन करके देखा, इसमें आराम से चल रहा था, स्मूथ एडिटिंग हो जाएगी तुम्हारी। मैंने प्रीमियर प्रो में टेस्ट किया तो 4K 60 भी तुम हाई लेवल तक एडिटिंग कर पाओगे, मतलब मैंने YouTube लेवल तक टेस्ट किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो मल्टी लेयर तक 4K 60 में भी आराम से एडिटिंग
करवा देगा ये लैपटॉप। इवन अगर एनिमेशन के लिए तुम आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज करते हो तो उसके साथ भी तुम स्मूथ काम कर पाओगे प्रोडक्टिविटी में। बाकी अगर 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह वाले काम करने हैं तुम्हें जिसमें ज्यादा हाई ग्राफिक कार्ड की यूसेज होगी तो 6GB VRAM है, काफी ज्यादा काम तुम्हारे चल जाएंगे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। बट बहुत ज्यादा हाई लेवल अगर जाना है ना तो मैं ये कहूंगा कि फुल फ्लेजेड 4050 प्रेफर करो, जैसे अपना नाइट्रो 5 के अंदर आया था। एक i7 12 Gen के साथ हमने नाइट्रो रिव्यू किया था। तो ग्राफिक कार्ड की अगर ज्यादा कंजम्पशन है तो तुम अपने नॉर्मल वाले नाइट्रो 5 के लिए जा सकते हो। ऑलमोस्ट इसी बजट में है वो और फुल फ्लेजेड वाला 4050 दे देगा। इसमें अब 75 वोट दे रखा है तो यार तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी मत रखना, कहीं उम्मीदों पे पानी फिर जाए। कॉलेज लेवल तक तुम्हारा कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम नहीं रुकेगा इसमें, ये कह सकता हूं मैं। अब आते हैं अपने गेमर्स। गेम टेस्ट देखोगे? देख लो यार, तुम्हारे लिए तो करे हैं। पहले हमने काउंटर स्ट्राइक 2 टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे और हमें 200 प्लस FPS बहुत ही आराम से मिल रहे थे, जो कि काफी सही परफॉर्मेंस है भाई। टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर गए ही नहीं, मतलब गर्मियों में भी अगर तुम खेलोगे ना तो 70 डिग्री से ऊपर नहीं जाएंगे टेम्परेचर। तो थर्मल मुझे बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज लगे इस वाले लैपटॉप के। बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने है। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, इसमें भी भाई 250 प्लस FPS थे, 300 तक भी टच हो रहे थे, टेम्परेचर वगैरह सब चीजें ऑप्टिमाइज थी। प्रोसेसर जो है ना ये डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल है क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है और परफॉर्मेंस हमें मिल रही है तगड़ी। बट हाँ 16GB रैम तो रेकमेंड करूंगा ही मैं, क्योंकि इसमें 16GB है तो इसलिए बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। और अगर ये डुअल चैनल बना लोगे तो और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। देन GTA 5 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे और इसके अंदर भाई हमें 130-140 FPS मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सही परफॉर्मेंस है। मतलब एक फुल फ्लेजेड 4050 से जो उम्मीद करोगे ना उससे काफी हद तक मिलती जुलती परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि 4050 भी अपना 100 वोट से ऊपर नहीं जाता जो फुल फ्लेजेड वाला है, और ये 60-70 तक अपना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है भाई, मानना पड़ेगा। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया हमने, यहाँ देख सकते हो साइड बाय साइड DLSS ऑफ और ऑन करके कितना फर्क मिलता है भाई। काफी ज्यादा FPS बूस्ट हो गए DLSS के साथ, हमारे 20 प्लस FPS बूस्ट हो गए, जो कि बहुत ही ज्यादा सही लगा मुझे। अल्ट्रा प्रीसेट पे इतने सही FPS निकाल रहा है भाई, क्या ही चाहिए, और AAA टाइटल है जबकि इतना हैवी वाला ये। देन रे ट्रेसिंग के साथ भी तुम देख सकते हो कि DLSS ऑफ और ऑन करके हमें कितना डिफरेंस मिलता है। सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने है, चेक कर लो। देन RDR2 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे और यहाँ पर अपना ग्राफिक कार्ड पूरा यूज हो गया भाई, 70 वोट तक हिट कर रहा था और 60 प्लस FPS आ रहे अल्ट्रा प्रीसेट पे। तो कहना पड़ेगा कि इसके 4050 चाहे 75 वोट का है लेकिन जान पूरी डाल रखी है भाई, मतलब तुम्हें कमी नहीं मिलेगी गेमिंग के अंदर, तो तुम अच्छे खासे मजे ले सकते हो। 3050 6GB वाला जो होता है ना उससे तो तगड़ी ही है परफॉर्मेंस, नो डाउट। देन स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया, DLSS और फ्रेम जनरेशन ऑफ ऑन करके देख सकते हो साइड बाय साइड कितना डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, 15 से 20 FPS तो बूस्ट हो ही जाते हैं भाई। तो वेरी हाई सेटिंग्स पर भी तगड़े तरीके से प्लेएबल हो जाता है गेम, 100 FPS तक भी आ जाते हैं कभी कभी। देन मैंने रे ट्रेसिंग को भी ऑन करके हाई पे कर दिया, उसके साथ देख सकते हो कितना डिफरेंस आता है। बट रे ट्रेसिंग के साथ DLSS ऑन था, अगर इसे ऑफ कर देता ना तो बिल्कुल प्लेएबल नहीं था गेम। तो रे ट्रेसिंग के साथ खेलना है तो DLSS और फ्रेम जनरेशन ऑन करना ही पड़ेगा, फिर भी थोड़े बहुत लैग आते हैं, तो रे ट्रेसिंग ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाएगी अल्ट्रा सेटिंग्स पे। देन गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया, DLSS ऑफ और ऑन करके देख सकते हो साइड बाय साइड कितना फर्क है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया इस वाले गेम के अंदर, 2-4-5 FPS के ज्यादा का फर्क आया नहीं DLSS के साथ। बाकी 60 FPS वाला स्मूथ गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो इसके अंदर इतने हैवी टाइटल के साथ भी, तो ये भी एक अच्छी चीज है। पर एक चीज ध्यान रखना, ऐसी परफॉर्मेंस 1080p पे मिल रही है हमें, इससे ज्यादा में नहीं मिलेगी। देन साइबरपंक टेस्ट किया और यहाँ देख सकते हो भाई DLSS ऑफ और ऑन करके अल्ट्रा प्रीसेट पे कितना ज्यादा फर्क है। वैसे DLSS ऑन नहीं भी करोगे तो भी आराम से 40 FPS तक चल रहा है भाई। देन रे ट्रेसिंग को भी ऑन करके अल्ट्रा पे कर दिया और देख सकते हो साइड बाय साइड कितना फर्क है। DLSS के साथ तो रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे साइबरपंक में चला पाओगे भाई, नो डाउट। 4000 सीरीज के ये फायदे तो मिलेंगे भाई। देन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन टेस्ट किया 2.0 वाला और ये रेकमेंडेड प्रीसेट पे टेस्ट किया हमने भाई, देख सकते हो साइड बाय साइड DLSS ऑफ और ऑन करके कितना फर्क है। आराम से हमारे 15-20 FPS बूस्ट हो गए, मतलब 100 प्लस चलेगा। ई स्पोर्ट्स वाला मजा चाहिए, DLSS ऑन करो और भाई करो मजे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, नो डाउट। देन फार क्राई 6 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, देख सकते हो आराम से 80-90 FPS आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सही है। अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से तो काफी ज्यादा सही है और 1080p पे है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 4050 अगर 1080p के साथ तुम्हें अच्छी गेमिंग करनी है तो ये लैपटॉप भाई आराम से करा देगा, तगड़े FPS दिलवा देगा। अब आते अपने कुछ इंस्टा के सवाल, फॉलो नहीं किया तो कर लिया करो भाई। तो नाइट्रो के लिए सबसे बड़ा सवाल आदित्य भाई ने पूछा कि भाई HP विक्टस जो 13500H वाला आ रखा है 4050 वाला, उसके साथ नाइट्रो V के साथ कंपेयर करो। देखो उसका रिव्यू अभी आया नहीं है चैनल पे, बहुत जल्द लाऊंगा। बाकी मुझे लग तो बहुत तगड़ा रहा है, उसके अंदर 4050 भी भाई 120 वॉट TGB वाला दे रखा है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज तो भाई नाइट्रो से तो
तो वो तेज निकल गया और आगे निकल गया, पूरी टक्कर दे रहा है इसको। तो जब तक मैं रिव्यू नहीं लाता तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा कौन सा बेटर है, थोड़ा उसके लिए वेट कर लो। बाकी स्पेसिफिकेशन वाइज तुम डेफिनेटली अगर कंसीडर कर रहे हो कोई लैपटॉप तो फिर विक्टस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि भाई स्पेसिफिकेशन वाइज तो वो ही बेटर है। हिताज भाई ने पूछा कि भाई इसका 4050 या फिर 90+ वोट वाला 3060, तो मैं ये कहूंगा कि यार देखो 4050 के लिए चले जाओ तो ज्यादा सही रहेगा अगर गेमिंग प्रायोरिटी है, लेकिन अगर ग्राफिक्स क्वालिटी ज्यादा प्रायोरिटी है तो फिर तुम 3060 के लिए जा सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस 3060 में ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि वो ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा, ज्यादा अच्छी तुम्हें परफॉर्मेंस निकाल देगा, नो डाउट। बट 4050 फ्यूचर के हिसाब से ठीक रहेगा, जो नई टेक्नोलॉजीज एनवीडिया ने डाली है उनका फायदा है। तो अपने हिसाब से देख लेना कौन से लैपटॉप में तुम्हें क्या बेटर मिल रहा है। अक्सर भाई ने पूछा कि ROG G16 या फिर नाइट्रो। देखो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं G16 की तरफ जाता, क्योंकि एक तो उसमें डिस्प्ले बढ़िया है, दूसरा वो फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है। नाइट्रो तुम्हें बता ही दिया मैंने, थोड़ा एस्पायर से इंस्पायर्ड है। कई चीजें हैं जो G16 में बेटर मिलती है हमें, और परफॉर्मेंस में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें फुल फ्लेजेड 6GB 3050 है। बस फ्रेम जनरेशन और DLSS 3 का फायदा नहीं है अगर गेमिंग करते हो तो। बाकी ओवरऑल तो ऑलराउंडर मुझे G16 बेटर लगा। बाकी वो अभी रिव्यू नहीं किया, जल्द से जल्द उसका रिव्यू लाएंगे, फिर थोड़ा ज्यादा क्लियरली बता पाएंगे। तो अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हारा यूज क्या है। तो कमेंट करके बताना कि भाई 2 महीने बाद तुम्हारे क्या व्यूज है इस लैपटॉप के रिगार्डिंग, क्योंकि भाई जब ये लॉन्च हुआ था तब तो भाई गदर मचा रखा था इसने, पर अब इसके ना कॉम्पिटिटर खड़े होते जा रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे। तो देखते हैं इसकी क्या पोजीशन रहती है। बाकी अभी तक भी ये लैपटॉप डेफिनेटली वर्थ है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई डील तगड़ी है, बट अपना काम देख लेना कि भाई तुम्हारा काम निकल जाए बस। बाकी सारी चीजें मैंने कवर करी दी है वीडियो के अंदर, तो मजा आ गया हो लाइक सब्सक्राइब मार के जाना। इन वीडियो को भी चेक कर सकते हो, और खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके खरीद लेना। हम मिलेंगे ऐसे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।